सड़क पर शव रखकर परिवार का विरोध, सीएम खट्टर ने मौत को बताया खुदकुशी। दादरी कांड को लेकर लेखकों में दो फाड़, पीएम के खिलाफ लेखकों का साहित्य अकादमी के बाहर प्रदर्शन, विरोध में सड़कों पर उतरे संघ समर्थित लेखक। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने फिर दिया विवादित बयान, दुष्कर्म की घटनाओं के लिए जिम्मेदार मोबाइल फोन के कारण देश में बढ़ रही रेप की घटनाएं। दाल की बढ़ती कीमतों को काबू करने को लेकर सरकार का नया ऐलान, दुकानदारों को रोजाना 135 रुपए किलो की दर से दी जाएगी दाल। दिल्ली सरकार और एलजी में फिटनी, एलजी ने किया वेट कमिश्नर विजय कुमार का तबादला, दिल्ली सरकार ने एलजी की इस कार्रवाई पर उठाए सवाल। कूड़े के ढेर से दिल्ली को बचाने के लिए चौकस हुई केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया करेंगे तीनों मेयर से मुलाकात, वक्त पर वेतन समेत 17 मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल। और नवाज शरीफ का झूठा आरोप, भारत ने रद्द की मामूली बात पर बातचीत, भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, भारत ने रद्द नहीं की एनएसए स्तर की बातचीत। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना पुष्पेंद्र। इस्लामाबाद को नई दिल्ली तक पहुंचने के लिए वॉशिंगटन का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। वो एक तरफ हिंदुस्तान को परमाणु हथियारों से धमकी देता है तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ झूठ बोलते हैं कि भारत ने एनएसए लेवल की बातचीत को रद्द कर दिया, जबकि भारत ने आज ही साफ किया है कि एनएसए लेवल की बातचीत के लिए भारत हमेशा तैयार है। वैसे पाकिस्तान के इस झूठ के बारे में अमेरिका को भी पता है, तभी नवाज शरीफ को ओबामा से डांट खानी पड़ती है। यहां तक कि अमेरिका ने एक डोजियर को भी सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहुंचे थे तो उनका रोना सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का था। हमेशा से कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाते रहने वाले शरीफ को हर बार धक्का लगा है और अमेरिका किसी भी तरह से मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं होता है। इस बार भी शरीफ ने ये मुद्दा ओबामा के सामने रखा। जॉइंट स्टेटमेंट में भी आ चुका है और आज उस पे आज बात भी हुई है प्रेसिडेंट ओबामा से। और ये गुफ्तगू सिर्फ प्रेसिडेंट ओबामा से नहीं हुई, उससे पहले भी जिन लोगों से हम मिलके बात कर सकते थे, जिसमें सेनेटर कैरी भी शामिल हैं, उनसे भी कश्मीर के इशू पे बातचीत हुई। और मेरा ख्याल है कि इस बात को रिकग्नाइज सब करते हैं कि कश्मीर जो है वो एक फ्लैश पॉइंट है और इसको हल होना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान परमाणु आतंक फैलाता है, परमाणु बमों को लेकर भारत को घुड़की देता है, और दूसरी तरफ ओबामा के सामने कश्मीर मुद्दे को लेकर रोता है। लेकिन बराक ओबामा ने भी साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर तभी मध्यस्थता करेंगे जब दोनों देश राजी होंगे। जाहिर है शरीफ को इस पर भी निराशा हाथ लगी और जब भारत चाहेगा तभी अमेरिका कश्मीर पर बीच में आएगा। हालांकि शरीफ भारत को गुनहगार साबित करने में लगे रहे और ये जाहिर किया कि भारत ही पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा। सदर ओबामा के साथ मुलाकात में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और मैंने सदर ओबामा को बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन नेबरहुड का ख्वाहिशमंद है और इसी जज्बे के तहत मैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से मिला। बदकिस्मती से हिंदुस्तान की तरफ से हमें मुस्बत जवाब नहीं मिल सका। हिंदुस्तान के साथ बातचीत को लेकर उफा में जो समझौता हुआ था उसके बाद से भारत ने बातचीत का माहौल बनाए रखा, लेकिन सीमा पार फायरिंग से लेकर अलगाववादी नेताओं से मिलने तक में पाकिस्तान पीछे नहीं रहा और माहौल को बिगाड़ता रहा। अभी भी भारत एनएसए लेवल की बातचीत के लिए तैयार है।
As far as we are concerned, that's an internal matter for Pakistan. It's their choice who they want to make the NSA. As far as we are concerned, we remain open to the NSA talks as decided in the UFA understanding. ओबामा के सामने रोने पहुंचे शरीफ को इस पर भी डांट पड़ी और उनसे कहा गया है कि वो पहले आतंक के साए में चल रहे कारोबार को खत्म करें, फिर बातचीत के लिए आगे बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान है कि रोना रोता रहा। अंकल सैम से शरीफ ने शिकायत की है कि भारत सीमा पर फायरिंग करता है और सीज फायर का उल्लंघन करता है। कश्मीर का तनाज़ा भी ज़ेरे बहस आया और सदर ओबामा ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ये देरीना मसला हल होना चाहिए और इसका ये आपके जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर भी इसका जिक्र है जो इशू हुई है। LOC पर कशीदगी पर भी बात हुई और ये इत्तफाक किया गया कि एक मौसर मैकेनिज्म की अशद ज़रूरत है ताकि ये फायरिंग के सिलसिले को, जिसके नतीजे में पाकिस्तान साइड पे बहुत सारी हलाकतें हुई हैं, इसको रोका जा सके। हालांकि जब शरीफ ये बात कर रहे थे उसी वक्त पाकिस्तान के सांबा सेक्टर में LOC पर गोलियां चल रही थी और इसमें एक नागरिक की मौत भी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। भारत अपनी मसल पावर बढ़ाता है तो पाकिस्तान के पसीने छूटने लगते हैं और यही डर है कि पाकिस्तान अमेरिका के आंचल में सिर छिपाने के लिए पहुंच जाता है। शरीफ ओबामा से मिलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भारत जब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता है तो ये पाकिस्तान को मजबूर करता है कि वो भी अपने बचाव के रास्ते अपनाए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से इस पर भी नवाज शरीफ को डांट खानी पड़ती है। जिस तरह से पाकिस्तान अपनी एटमी ताकत को बढ़ा रहा है उसे ओबामा करार देते हैं परमाणु आतंक। भारत को परमाणु बमों से आग दिखाने वाला पाकिस्तान अब अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है। जहां बराक ओबामा ने एक तरफ से नवाज शरीफ को डांट पिलाई और चपत भी लगाई, तो दूसरी तरफ से पुचकारने का काम भी किया। शरीफ एक तरह से कश्मीर की शिकायत लेकर ओबामा के पास पहुंचे थे। अमेरिका की गोद में पाकिस्तान, अमेरिका ने लगाई डांट, रोते रहे नवाज शरीफ, ओबामा करते रहे पिटाई। जी हां, वैसे तो पाकिस्तान गया था अपनी शिकायत लेकर, लेकिन इस यात्रा से पहले जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश सचिव ने परमाणु बमों को लेकर बयान दिया था, सबसे पहले उस पर शरीफ को ओबामा की डांट पड़ी और इसे परमाणु आतंक करार दिया गया। Well, all I would say is that given Pakistan's history of clandestine and illegal activity on the nuclear side, obviously the implications of this assertion by the Pakistani Foreign Secretary would have to be carefully considered. I do draw attention to the reference in the joint statement that President Obama and Prime Minister Sharif discussed quote-unquote nuclear terrorism. पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने मंगलवार को बयान दिया था कि भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन और हमले के खतरे से निपटने के लिए हमने छोटे परमाणु हथियार विकसित किए हैं। आपको हम बताएंगे कि किस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें विकसित की हैं जो 60 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं और ये सभी परमाणु बमों को ढो सकती हैं। ऐसी मिसाइलों को विकसित करके पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंख दिखा रहा है और एक तरह से खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान कभी भी जंग की तैयारी में हथियार विकसित नहीं किए हैं और इसे पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं। तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है और इसलिए आपको फिसाइल मटेरियल यानी यूरेनियम या प्लूटोनियम बहुत मिकदार में तैयार करना पड़ता। तो इंडिया ने मैदान जंग में लड़ने का साजो सामान नहीं तैयार किया है, मतलब ये कि एटमी साजो सामान नहीं तैयार किया, पाकिस्तान ने किया है और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कोल्ड स्टार्ट की वजह से पाकिस्तान ने ये किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को यह भी पता है कि जिन टेक्निकल मिसाइल्स को लेकर वो हिंदुस्तान को धमका रहा है वो पटाखों की तरह है और डरने की जरूरत पड़ोसी को है।
क्योंकि भारत अगर हमला करता है तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इंडिया का ये कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा और उसके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे फिर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाँ शायद आप कुछ टैंकों को तबाह कर सकें, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, उसका जो अंजाम होगा वो ये कि मुकम्मल एटमी जंग छिड़ जाएगी। पाकिस्तान पहले भी कह चुका है कि वो घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे और उसी होड़ में पाकिस्तान ने अपना मिसाइल कार्यक्रम बढ़ाया, फिर उसे परमाणु जखीरे के तौर में तब्दील कर रहा है। और हाल में आई एक अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास हैं 110 से 130 परमाणु बम। 2020 तक होगा 5वां परमाणु बम से संपन्न देश। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी रणनीति है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए और वो परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार करने लगा। और सबसे ज्यादा वो छोटे परमाणु हथियार क्यों बना रहा है? क्या है वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन? जब साल 2001 में संसद पर हमला हुआ था तो दोनों मुल्कों के बीच में युद्ध के हालात पैदा हो गए थे और तब वाजपेयी सरकार ने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन तैयार की जिसे नाम दिया गया कोल्ड स्टार्ट, जिसके तहत भारत में आगे पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह के हमले की सूरत में कोल्ड स्टार्ट को अमली जामा पहनाते हुए सिर्फ 72 घंटों में दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे नेस्त नाबूद करने की रणनीति है। इसके तहत एक साथ थल सेना, जल सेना और वायु सेना पाकिस्तान की सरजमी में दाखिल होगी और पहले वायुसेना वहां अचानक हमला करेगी और फिर जल सेना से मिसाइलों का हमला होगा और फिर थल सेना टैंक के साथ अंदर दाखिल होकर लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तक में कोहरा मचा देगी। यानी जब तक दुश्मन अलर्ट होगा तब तक उसका काम तमाम हो चुका होगा। कोल्ड स्टार्ट की इसी रणनीति से पाकिस्तान घबरा गया और अब तक उसने परमाणु हथियारों के मामले में भारत से बढ़त ले रखी है। लेकिन 10 परमाणु बम ज्यादा होने से पड़ोसी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो हमारी खास पेशकश जारी है, फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आज लाइव इंडिया देश में कहीं एफआईआर दर्ज, कहीं इस्तीफे की मांग, बेशर्म बोल पर लगी क्लास, बयान पर बवाल, मोदी सरकार पे सवाल। रात 10 बजे महाराष्ट्र बीजेपी का एक बड़ा नेता जो करता है काले धन का कारोबार, जो विदेशों में जमा करता है काली कमाई, वो धमकाता है, वो डराता है। कौन है वो? जल्द देखिए काली खादी सिर्फ लाइव इंडिया पर। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। नाइस पिक ना? क्या नाइस? मैं तो हुई नहीं इसमें। हाँ यार, एक सोलो निकालना।
नाइस ना? सुपर। एफबी पे डाल। ओके। कितने लाइक्स आए? 100, 200। गपशप करती कार ऑल्टो 800 प्रेजेंट्स चलती का नाम गाड़ी। लेट्स गो। 28 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सब पर। क्वालिटी का जंग हो बीएमआर कंफर्ट का संग हो बीएमआर स्टाइल भी ऐसा। अरे लेकिन क्या पहनने में मस्त हो बीएमआर। बीएमआर अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। भाभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा। इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई। गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। अब हर 24 रुपए के डव पार्क के साथ पाइए 5 रुपए का डव ट्विन सैशे फ्री। आतंकियों के जरिए आतंक फैलाने पर जब पाकिस्तान पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में घिर जाता है तो वो परमाणु आतंक का रास्ता इख्तियार करता है, और जब उस पर भी अमेरिका से डांट पड़ती है तो वो दुहाई देने लगता है कि भारत पाकिस्तान से बात नहीं करता। लेकिन अमेरिका के साथ साथ पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान वो आतंकी फैक्ट्री है जहां से निकली आग को संसार भर में महसूस किया जा रहा है। इसलिए अब अंकल सैम ने भी साफ कर दिया है कि आतंक की दुकान बंद करे पाकिस्तान। अंकल सैम ने लगाई शरीफ की क्लास। क्यों चला रहे हो पाक में आतंक की दुकान? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व समुदाय को जाहिर कर रखा है कि आतंक के साए में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और इस बात से अमेरिका वाकिफ है कि एशिया में अपने रिश्तों को सामान्य रखने के लिए उसे पाकिस्तान से जितनी दोस्ती रखनी है उससे कहीं ज्यादा गहरी दोस्ती भारत के साथ रखनी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद जब पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ओबामा के दरबार में पहुंचे तो उन्हें अंकल सैम से सबसे ज्यादा आतंकवाद को लेकर सुनना पड़ा, और अमेरिका की डांट का असर था कि संयुक्त बयान में पाकिस्तान ने कहा है कि वो आतंकियों का सफाया करेगा। I'm given to understand that this is the first time that Lashkar-e-Toiba and the Haqqani network have been specifically mentioned in a US-Pakistan joint statement. You have also read the assurances about these two organizations specifically and terrorism generally offered by Pakistan. We would naturally hope that they deliver on these commitments. इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने जिस आतंक की दुकान को दशकों से पाल रखा है उससे अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी नाराज है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अब जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में भी तय हुआ है, लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान को खुद अपनी सरजमी से साफ करना होगा। In Jammu and Kashmir, let me make it clear that India has always desired resolution of all issues with Pakistan bilaterally through dialogue and peaceful means. It is Pakistan which has chosen to use terrorism as an instrument of state policy. We hope that this visit conveys a clear message to Pakistan that the international community is deeply concerned about its support to and sponsorship of terrorism. अपने मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार कर रहे पाकिस्तान को तब और ज्यादा ठेस पहुंची जब अमेरिका ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ कोई परमाणु करार नहीं कर सकता है। वहीं ओबामा भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और यहाँ वो भारत के साथ परमाणु करार करने वाले हैं। ऐसे में ये अब पाकिस्तान को भी साफ तौर पर पता है कि उसके साथ कौन है, और उसे अमेरिका की इसलिए सुननी पड़ती है क्योंकि वो अमेरिका ही है जो पाकिस्तान को जीने खाने के लिए पैसे देता है, और यहाँ तक कि उसकी सुरक्षा के लिए भी। ऐसे में अब जब अमेरिका पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठनों को लेकर सख्त हुआ है, उम्मीद की जा सकती है कि इस आतंक की दुकान पर अब ताला लगेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। जारी है हमारी खास पेशकश, रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। हमारे संस्कार, हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई? 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच। MDH। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. मौजूदा हालात में जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका से मदद की आस लेकर ओबामा के पास पहुंचता है और वहां से उसे कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि एक बिगड़े बच्चे की तरह उसे डांट मिलती है, उस पर हमारे संवाददाता अखिलेश राय ने बात की है रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल से। जो देश अपने नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे सकता, वो संसाधनों और सुविधाओं को लेकर अभी भी जद्दोजहद में है। अगर ये रिपोर्ट आती है कि वो अगले 10 साल में विश्व में 5वां सबसे बड़ा एटमी हथियार रखने वाला देश होगा, तो उसके मायने क्या होते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। सर, क्या मतलब है कि अगले 10 साल में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स में 5वें नंबर पे आ जाएगा विश्व में? ये क्यों ऐसा कर रहा है पाकिस्तान? ये तो पाकिस्तान ही जानता है क्यों कर रहा है। उसके बाद जितने हथियार अभी हैं, एस्टिमेट है कि उसके आज लगभग 110 से 130 हथियार हैं। ये इटसेल्फ काफ़ी है हिंदुस्तान को डिटर करने के लिए। ये मिनी न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया में सिवाय अमेरिका के पास और किसी देश के पास नहीं है। अमेरिका ने इनको डिप्लॉय किया था जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर थी। रशिया का टैंक ऑनस्लॉट रोकने के लिए अगेंस्ट जर्मनी और वेस्टर्न यूरोप, तो उस समय उन्होंने एटॉमिक डेमोलिशन म्यूनिशन, जिनको एटॉमिक माइंस कहा जाता है, उसको बिछाए थे। अगर सर एक ये भी है कि आखिर इस सब के बावजूद जो अमेरिका बार बार उसको कंट्रोल में रखता है, पाकिस्तान का कहना है कि हम किसी तरह का दबाव नहीं मानेंगे, हम अपनी ये प्रोग्राम है आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके क्या मायने होते हैं? इससे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर पूरे नॉट ओनली साउथ एशिया, नॉट ओनली मिडल ईस्ट, बट पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा, एक तो दहशतगर्द की तरफ से खतरा है, दूसरा सबसे ज्यादा डेंजरस देश के रूप में उभर रहा है। आपने देखा होगा जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आज पूरी इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में आ रहा है। इसमें सर एक सवाल और बनता है कि अमेरिका की भूमिका आपको कहीं संदिग्ध नहीं लगती कि जो अमेरिका दबाव हमेशा डाल सकता है उस पाकिस्तान के ऊपर, वो अमेरिका कहता है कि हम इनसे न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं करेंगे, फिर भी उनको F-16 8 विमान देता है जो कि न्यूक्लियर वार हेड ले जा सकते हैं। तो ऐसे में अमेरिका की भूमिका आपको नहीं लगता है कि ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान को एक तरह से लिमिट में रखा जाए? अमेरिका हमेशा ही डबल गेम खेलता रहा है, लेकिन इस बारी ओबामा ने वो डबल गेम नहीं खेला। बहुत
बड़े पैमाने पर अमेरिकन प्रेस कह रही थी कि सिविलियन न्यूक्लियर डील की बातचीत हो रही है। पाकिस्तान को शायद उसी प्रकार की न्यूक्लियर डील ऑफर करेगा अमेरिका जो 2005 में हिंदुस्तान को ऑफर की, और साथ में कह रहे थे कि 8 लेटेस्ट F-16 भी देगा। ओबामा शरीफ की मीटिंग के बाद में और उसके बाद में जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है और जो प्रेस स्टेटमेंट्स उसके बाद में आई है, उससे साफ तौर पे नजर आया है कि सिविलियन न्यूक्लियर डील की किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई नहीं। अमेरिका ने साफ तौर पे मना कर दिया कि पाकिस्तान के साथ ये डील नहीं की जाएगी। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि जो अखबारों में निकला था मीडिया में कि हम 8 F-16 देने जा रहे हैं, वो गलत है, हम नहीं दे रहे। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि आपके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी सेफ्टी का, उसकी सिक्योरिटी का और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये जो रिपोर्ट आई है कि 2025 तक वो 5वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार रखने वाला देश हो जाएगा, इसको आप इस उपमहाद्वीप के जो शांति है, जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि एक स्टेबिलिटी हो, व्यापार बढ़े, इसको क्या लगता है कि बहुत बड़ा खतरा होगा? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो जो उसके पास हथियार है वो इटसेल्फ इज अ ह्यूज खतरा। इसको न्यूमेरिकली और बढ़ाते जाना, जैसे अगर पाकिस्तान, अमेरिका और रशिया दोनों के पास इतने न्यूक्लियर हथियार हैं कि पूरी पृथ्वी को 100 बारी नष्ट कर सकते हैं, तो ओवरकिल को किस लिए? पाकिस्तान के पास जहां तक साउथ एशिया में ताल्लुक है, जहां तक हिंदुस्तान की तरफ है, उसके ऑलरेडी ओवरकिल कैपेबिलिटी है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ अखिलेश राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। लाइव इंडिया पे खबरें जारी है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। कि बिहारियों के डीएनए का अध्ययन ठीक से नहीं है इनको। अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, ये हमारा डीएनए। राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, अपने अहंकार में डूबे रहते। रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। देश मेरा रंग रेलिए बाबू। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DMR अंडरवेयर बनियान, पहनो बड़े शान से।
सुनपेड़ कांड पर विवादित बयान देकर घिरे वीके सिंह, विरोधियों ने की बर्खास्तगी की मांग। बयान के बाद रिजिजू और वीके सिंह को राजनीतिक चेतावनी, कहा संभल कर दे बयान। गोहाना दलित युवक मौत मामले में 2 आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड, सड़क पर शव रखकर परिवार का विरोध। सीएम खट्टर ने मौत को बताया खुदकुशी।